उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज इगलास अलीगढ़। आज आपको कक्षा 11 विषय भूगोल की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, इस पाठ को हमने 2 खंडों में विभाजित किया था। आज इस पाठ का दूसरा भाग यहाँ पढ़ाया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने जाना कि पारिस्थितिकी क्या होती है, पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र की क्या कार्यप्रणाली है और क्या उसकी संरचना है। उसके साथ ही हमने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, बायोम और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज इस एपिसोड में हम समझेंगे जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, गैसीय चक्र, खनिज चक्र और पारिस्थितिक संतुलन। जैव भू रासायनिक चक्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य है वह मूल स्रोत है पूरी ऊर्जा का, और इस सूर्य की ऊर्जा के ऊपर ही पूरा जीवन निर्भर है। प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते समय हमने यह भली प्रकार से पढ़ लिया है कि जो जैव मंडल में जो जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होती है। जो हरे भरे पौधों के लिए भोजन और ऊर्जा का मुख्य आधार है वो हमारा सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। यहां यह भी जानने योग्य तथ्य है कि धरती पर पहुंचने वाले सूर्यातप का एक बहुत छोटा सा भाग, कितना, 0.1% प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आता है। और यह जो 0.1% है, इसका आधे से अधिक भाग जो है वो पौधे श्वसन और उसका विसर्जन क्रिया में, और जो बचा रह जाता है उसे क्या करते हैं, अस्थायी रूप से पौधे जो है वो अपने जो अन्य भाग होते हैं उनमें संचित कर लेते हैं। तो ये एक लंबे समय तक जब ये अध्ययन होते रहे तो ये मालूम पड़ा, लंबे समय, बहुत मतलब लंबे का मतलब सैकड़ों करोड़ वर्षों में वायुमंडल और जल मंडल की संरचना में जो रासायनिक घटक होते हैं उनका संतुलन लगभग एक जैसा रहता है, यानी कि उसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं होते। और ये जो रासायनिक तत्वों का ये जो संतुलन है ये पौधे और प्राणी ऊतकों में होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। और ये जो चक्र है यह जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है। किससे? जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है और उनके वायु, जल और मिट्टी में विघटन के बाद वो साइकिल फिर शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। इसकी अगर हम बहुत सरल एक परिभाषा देखें तो हम समझ सकते हैं कि जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच के रासायनिक चक्रीय प्रवाह को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र की परिभाषा यहां आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम इसको 2 भागों में विभक्त करते हैं, जैव जीवन, भू जमीन, रासायनिक यानी केमिकल। ये जो साइकिल है जीव की,
जमीन की और विभिन्न जो केमिकल्स हैं, इनको हमने दो भागों में विभक्त किया हुआ है। एक तो है गैसीय चक्र और दूसरे हैं तलछटी चक्र। गैसीय चक्रों के जो स्रोत हैं वो हैं हमारा वायुमंडल है, हमारे जो महासागर हैं वो गैसीय चक्रों के स्रोत, और जो तलछटी चक्र हैं उनके स्रोत हैं हम जिस धरा पर निवास करते हैं वहां की मिट्टी, तलछट और चट्टान। अब हम इन चक्रों को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम समझते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। प्यारे विद्यार्थियों, इसी पुस्तक के 13वें अध्याय में हमने आपको इसके बारे में काफी विस्तार से बताया था। वही चीज है कि ये आप चित्र देख रहे हैं, समुद्र से वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, बादल फिर बरस गए, बरसने के बाद पहाड़ों पे जम गए, वो फिर बर्फ पिघली और फिर नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच गई। यानी कि सभी जीवधारी वायुमंडल, स्थल मंडल में जल का एक निश्चित चक्र बनाए रखते हैं, और ये जो चक्र है ये कभी तरल होगा, कभी गैस होगा और कभी ठोस अवस्था में होगा, और इसी को कहते हैं जलीय चक्र। हम यहाँ इसके बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि आप इसे पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चक्र है वो है कार्बन चक्र, द कार्बन साइकिल। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन चक्र जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिवर्तित रूप है। आप जानते हैं कि हमारे जितने जो पेड़ पौधे हैं ये क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो ये परिवर्तन पौधों में कब होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण से प्रारंभ होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का यौगीकरण होता है तो उसमें क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ग्लूकोज बनता है, और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज से जीवन चलता है। और स्टार्च है, सेलुलोज है, सैक्रोज है, ये क्या होते हैं? ये पौधों में संचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके कुछ भाग तो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाते हैं, और जब ये जो प्रक्रिया होती है इसके दौरान जो विघटन होता है, विघटन से पौधों के पत्तों और जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और शेष जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होती। उनका क्या होता है? वो पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं, और जो पौधों के ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट संचित हो गए उनको जो शाकाहारी जीव हैं वो खा लेते हैं, और जिनको नहीं खाया वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उनको सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित कर दिया जाता है। इस प्रकार से शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं, और जो शेष कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव जो है वो अपघटन कर देते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर के पुनः वायुमंडल में चली जाती है, और इस प्रकार से ये एक चक्र जो है वो चलता रहता है। जहां से आई उसने अपने फॉर्म को चेंज किया, और फॉर्म्स को चेंज करने के बाद में पुनः वो जो है वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरीके से कार्बन चक्र हमारा पूरा हो जाता है। चलिए, दूसरा महत्वपूर्ण चक्र है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन, हम जानते हैं हम सांस लेते हैं, हम जीवित हैं किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। पानी है, पानी में भी ऑक्सीजन के आयन होते हैं।
हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। मनुष्य सांस लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जो साइकिल है वो इजी नहीं है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यानी जब होता कैसे है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है, और बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। ये करती क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऑक्सीकरण में सम्मिलित होती है, और इसी से क्या है? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी विमुक्त होते हैं। बहुत से रासायनिक तत्वों के मिश्रण से ऑक्सीजन पाई जाती है। ये जब नाइट्रोजन के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? नाइट्रेट बनाएगी। और बहुत से अन्य जो खनिज तत्व होते हैं उनके साथ मिलकर के बहुत तरह के ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। लोहे के साथ मिलेगी तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ मिलेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से बहुत से खनिज और तत्वों के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो उनके ऑक्साइड का निर्माण करती है। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस दौरान जो पानी के जो जल अणु होते हैं उनके विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के आयन अलग और ऑक्सीजन के आयन अलग हो जाते हैं। और जब पौधे जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं उस प्रक्रिया के दौरान भी ये जो ऑक्सीजन है ये वायुमंडल में चली जाती है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वायुमंडल में ऑक्सीजन का चक्र चलता रहता। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रोजन। जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन कितनी है? 21%, और नाइट्रोजन कितनी है? 78 तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में है। विभिन्न प्रकार के जैसे जो कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, पिगमेंट्स हैं, इन सब में नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि नाइट्रोजन को कोई भी जीव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करता। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव हैं, जैसे एक महत्वपूर्ण है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे वर्म पाए जाते हैं, मृदा जीवाणु जो होते हैं, वही इसे डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ज्यादातर जो नाइट्रोजन का प्रयोग होता है वो यौगिकीकरण के द्वारा होता है। यौगिकीकरण जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन जो है वो फिक्सेशन के द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती। नाइट्रोजन के जो 90% भाग है वो क्या होता है? बायोलॉजिकल है, यानी कि जीव ही ग्रहण करते हैं। जो जीवाणु है अंदर, जमीन के अंदर रंध्र बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो इसे ग्रहण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के ये जो यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर जो हरे पौधे होते हैं वो इसका स्वांगीकरण कर लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। और ये जो पौधे होते हैं इनको इंसान खाता है, जंतु खाते हैं, और जब उन पौधों को जब इंसान खाएगा या जंतु खाएगा, वो उनका कुछ उत्सर्जन करेगा, फिर कुछ हिस्सा इंसान के या जो जीव होते हैं उनके अंदर चला जाता है। और वो जो जब पौधे हों या जीव हो, जब वो मरते हैं, डेड हो जाते हैं, तो क्या होता है? उनके अवशिष्ट बनते हैं। तो वो जो अवशिष्ट हैं उनको मिट्टी में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? नाइट्राइट में परिवर्तित कर देगा। और कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जमीन के
वो इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देंगे। पहले कुछ जीवाणु नाइट्राइट बनाएंगे और कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और वे पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो जाता है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बन गई और फिर पौधों के द्वारा उसका यौगिकीकरण हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु हैं, वो क्या करते हैं, इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। 3 प्रकार के जीवाणु हमने यहां दिखाए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो जब स्वतंत्र नाइट्रोजन बन जाएगी, फ्री, तो उस टर्म को कहते हैं डीनाइट्रीकरण। इसे अंग्रेजी में भी डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का साइकिल पूरा हो जाता है। यहां आपको डीनाइट्रिफिकेशन की टर्म भी क्लियर हो गई। चलिए, अब गैसों के जो चक्र हैं वो आपकी समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं जो तलछटी चक्र होते हैं, यानी कि मिनरल साइकिल। जो जैवमंडल है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। इनके अतिरिक्त जो पौधे और प्राणी हैं, उनके जीवन के लिए बहुत सी अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। और ये जो जीवधारियों के लिए आवश्यक खनिज हैं, ये प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं। कैसे? अकार्बनिक रूप में। कौन कौन से? फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। ये जो फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में, झील में, नदियों में और समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। जब ये घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, ये अपक्षय की प्रक्रिया करते हैं और उस अपक्षय की प्रक्रिया से पृथ्वी की परपटी पर, यानी पृथ्वी की जो सतह है, और फिर बाद में कहां पहुंच जाते हैं, समुद्र में पहुंच जाते हैं। पहले अपक्षय के द्वारा जमीन की एक लेयर बनाएंगे, परपटी बनेगी और फिर समुद्र तक पहुंच जाएंगे। कुछ अन्य लवण होते हैं, वो तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर वो जो है अपक्षय के चक्र में शामिल हो जाते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, वे अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपने खनिजों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कोई भी जीवधारी हो, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, वो कैसे करेगा, जो हमारे पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में जो खनिज अवेलेबल हैं, जो खनिज लवण अवेलेबल हैं, उनसे ही पूर्ति करते। कुछ अन्य जंतु, पौधे और प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। कुछ तो डायरेक्ट प्रकृति से ले लिया, और हमने आपको पिछले भाग में बताया था, जो फूड चेन बताई थी, उसमें कि उत्पादक को प्राथमिक कंज्यूमर ने खाया, प्राथमिक कंज्यूमर को द्वितीयक कंज्यूमर ने खाया और द्वितीयक को तृतीयक ने खाया। तो इस प्रकार से जो फूड चेन चलती है, उस फूड चेन के माध्यम से भी इन खनिजों का ट्रांसफर होता है। और जब जीवधारियों की मृत्यु हो जाती, तो ये जो खनिज होते हैं, ये
अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और अपघटित होकर के या तो बहने से पहले मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर जल में मिल जाएंगे, और मिट्टी और जल में मिलकर के ये अपनी साइकिल को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो मिनरल साइकिल है वो चलता रहता है, खनिजों का चक्र चलता रहता है। आपको दोनों प्रकार के जो चक्र हैं, गैसीय और तलछटी चक्र, वो क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक संतुलन के बारे में। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन होती है, एक बैलेंस। और ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे। जो जीवधारी हैं उनकी जो विविधता है उसमें एक रिदम बना रहे, स्थायी रहे, और धीरे धीरे परिवर्तन भी हो। लेकिन कैसा हो? वो एक निश्चित प्राकृतिक अनुक्रमण के रूप में, नेचुरल सक्सेशन के द्वारा ही। इस पारतंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। और ये जो संतुलन है ये निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। जो भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं उनमें राइवलरी भी होती है और एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन भी होता है, और उसी से ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त होता है, क्योंकि मांसाहारी है, उसको अगर खाना है तो वो जो शाकाहारी जो जीव है या प्राथमिक मांसाहारी जीव है उसको खाएंगे और उससे संतुलन बनाएंगे। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर है। अब जैसे मान लीजिए घास के मैदान हैं, अब घास के मैदानों में उनको खाने वाले जंतु होते हैं, हिरण होता है, जेबरा होता है, भैंसें होती हैं। अगर वो नहीं होंगे तो घास ही घास फैलती चली जाएगी, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और जहां पे मांसाहारी यानी बाघ और शेर अधिक, वहां नहीं होते। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर वो अगर उन जानवरों को खा जाएंगे तो घास को कौन खाएगा? तो इस तरीके से वो जो बाघ है, शेर है, ये किस पे है? शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर है। तो उनकी संख्या जो है वो हिरण, जेबरा और भैंस के मुकाबले बहुत कम होती है। तो इस तरीके से कुदरत ने इन सबको कंट्रोल किया हुआ है। पौधों के पारिस्थितिक संतुलन में यही बदलाव के कारण है अगर इनकी संख्या घट बढ़ जाती है। वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान आ जाए, जैसे कि स्थानांतरी कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आ जाता है। जब इस प्रकार का आ जाएगा तो क्या होगा? वहां पर कुछ चेंजेज हो जाए और वहां पे अलग तरीके की एक ब्रीड उत्पन्न होने लगेगी। तो जहां द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास है, बांस है, चीड़ है आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। और ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है अनुक्रमण, सक्सेशन। तो हमारे पारिस्थितिक संतुलन में ये चलता रहता है कि जो मैदान है वहां पर जो शाकाहारी जो जीव हैं वो बहुत संख्या में होते हैं, उनको जो मांसाहारी होते हैं वो उनसे कम संख्या में होते हैं, और ये एक संतुलन बना है। अब अगर मान लीजिए ये डिस्टर्ब हो जाए, वन को इंसान ने काटना शुरू कर दिया, इंसान की संख्या बढ़ रही है, वनों को काटेंगे, वनों को काटेंगे तो डिस्टरबेंस होंगे, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा, पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा।
नई प्रजातियों का आगमन हो जाए कहीं, या जंगल में मान लीजिए आग लग जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, साइक्लोन आ जाए, या इंसान काटना प्रारंभ कर दे। तो ये कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनसे कि पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाता है। और इससे क्या होता है, पूरा पारितंत्र ही प्रभावित हो जाता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर जब जनसंख्या का दबाव है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पारिस्थितिक असंतुलन का। और आप अखबारों में पढ़ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जो इससे जो पर्यावरण है उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो आज की तारीख में लगभग नष्ट होता जा रहा है। और इंसान ही नहीं, हमने आपको बताया बाढ़ है, भूकंप है, बीमारियां हैं, या बहुत तेजी से कहीं कोई जलवायु का परिवर्तन हो जाता है, ये भी बहुत से कारक होते हैं जिनकी वजह से पारिस्थितिक असंतुलन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, पारतंत्र के संरक्षण को बनाए रखने के लिए, ये जो प्राणी समुदाय और पौधों के मध्य जो घनिष्ठ अंतर संबंध है, उनको जो उसका प्राकृतिक रूप है उसको यदि हम समझ जाएंगे, उसको हम जान लेंगे, तो हम उसे बनाए रख सकेंगे। तो इस प्रकार से हम उसकी जानकारी, इकोलॉजिकल सिस्टम को समझ के हम उस पारितंत्र को बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब थोड़ा सा गृह कार्य कर लेते हैं। हमने आपके सामने ये बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं 4। इनमें से आपको पहला प्रश्न है, जैव मंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? 4 उत्तर दिए हैं, 3 गलत हैं, 1 सही है, आपको टिक करना है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? इनमें 3 गलत हैं, 1 सही है, आपको सही को टिक करना है। तीसरा प्रश्न है, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? हमने आपको बताया है, आप इसमें से एक को टिक करिए। चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? अभी हमने आपको बताया था, सही उत्तर को टिक करिए। अब थोड़ा सा घर के लिए काम, अपनी नोटबुक के ऊपर लगभग 150 शब्दों में ये 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कैसे होता है, उसका वर्णन करिए। पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, इसके संतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करिए। इसे आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखें और लिखने के बाद अपने गुरुजन के पास पहुंचाएं, वहां से फीडबैक लें, इनको याद करें। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।